नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, सभी पार्टियों के मंत्रियों की संख्या हुई फिक्स। 16 अगस्त को होगा शपथ ग्रहण समारोह। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाई टीएमसी नेता, ममता को बदनाम करने वालों को दी धमकी। बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा पार्थ के पास 300 और अनुव्रत के पास 500 करोड़ की संपत्ति। मुंबई में खुली शिंदे गुट की पहली शाखा में उद्धव और आदित्य की तस्वीरें गायब, साथ ही शिंदे गुट बना रहा नया शिवसेना भवन। पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम पर वामपंथी दलों ने तिरंगा उत्सव से बनाई दूरी। बीजेपी ने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग के संरक्षक। पाकिस्तान में आजादी के दिन लोगों का भारी विरोध, पाकिस्तान की हुई बड़ी फजीहत, शहबाज सरकार के खिलाफ खड़े हुए लोग। आज की सबसे पहली खबर बिहार मंत्रिमंडल से जुड़ी। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद बनी नई सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो चुका है। कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के साथ हुई मीटिंग में बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के फॉर्मूले पर मोहर लग गई है। मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को किया जाएगा। आरजेडी के पास वो सभी मंत्रालय होंगे जो बीजेपी के पास थे, साथ ही जेडीयू के पास वही सारे विभाग होंगे जो एनडीए की सरकार में जेडीयू के पास थे। पर सवाल यह है कि इस गठबंधन में जो नए घटक दल है कांग्रेस लेफ्ट, उनकी भूमिका क्या होगी। 16 अगस्त को बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। क्या यह बैलेंस मंत्रिमंडल विस्तार होगा? देखिए, जो फॉर्मूला जो बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि किस तरीके से इसमें एक सामंजस्य बिठाया जाएगा, तो जो फॉर्मूला तय हुआ है कि जो जेडीयू के पास पहले से जितने भी मंत्रालय थे वो बने रहेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के पास था वो आरजेडी के पास चला जाएगा। लेकिन आरजेडी के साथ तो कई सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, लेफ्ट वाले भी हैं। अब इसमें बंटवारा का जो फॉर्मूला निकला है उसमें ये मालूम चला है कि जो बीजेपी के पास जितने भी मंत्रालय थे उनके हिस्से से ही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों के लीडर्स को मंत्रालय दिया जाएगा। और नीतीश कुमार की तरफ से चूंकि एक और एडिशनल पार्टी वो मांझी साहब की जो पार्टी है वो साथ में आई है, तो जेडीयू के कोटे से हमको मिलेगा और कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों को आरजेडी के कोटे से उनको मंत्रालय दी जाएगी। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद जो हैं वो आरजेडी के पास जाएंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी उठ रहा है कि जो एमआईएम और मुस्लिम लीडर्स जो बिहार में उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार तो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब एक मुस्लिम नेता को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ये मांग मुस्लिम समुदाय की तरफ से वो तेज पकड़ रहा है। दूसरी खबर ममता दीदी के पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां जांच एजेंसियों की कार्रवाई से टीएमसी बौखलाई हुई है। पार्थ चटर्जी के बाद अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी से टीएमसी की जमकर किरकिरी हो रही है। इसी बीच टीएमसी विधायक असित मजुमदार ने बीजेपी को धमकी दी है और कहा है कि अगर किसी ने ममता बनर्जी और अभिषेक को बदनाम करने की कोशिश की तो सबको बुरी तरह से पीटा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा पार्थ चटर्जी की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली तो वहीं 500 करोड़ रुपए अनुव्रत मंडल से मिले हैं। ये टीएमसी नेताओं की कैसी गुंडागर्दी है। साथ ही बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अनुव्रत के पास उससे भी बड़ा नोटों का पहाड़ है। देखिए, नोटों का पहाड़ इसलिए भी है कि आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं भाई क्या चल रहा था। हर साल 10 से 15 हजार के आसपास, ये बहुत ही मैं कम आंकड़ा बता रहा हूं, 10 से 15 हजार गायों को बांग्लादेश भेजा जाता है और एक की कीमत आप समझिए 80 से 90 लाख रुपए है।
अब कैलकुलेट कीजिए तो अरबों में गया। ये तो आंकड़ा सिर्फ 1 साल का है, कितने सालों से ये सब कुछ चल रहा है। और इसमें जो बंटवारा हो रहा है उसमें टीएमसी के लीडर्स भी हैं, टीएमसी के लोग भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, प्रशासन के लोग भी हैं। अब कोयला घोटाले में सारे लोगों को तलब किया गया है, सब लोग फंस रहे हैं। अब जब चारों तरफ से टीएमसी घिर गई है तो टीएमसी के लीडर्स धमकियां दे रहे हैं। सुगतो राय ने तो इंतहा कर दी। उन्होंने कहा जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और उनके चमड़ियों से वो जूता बनाने का ऐलान कर रहे हैं। ये सुगतो राय वही हैं नारदा सारदा में फंसे हुए। ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में सराबोर है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। सीबीआई और ईडी से इसलिए ये लोग परेशान हैं क्योंकि जितने भी अब केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो मवेशियों के तस्करी का हो, इसमें पूरी की पूरी पार्टी ही इन्वॉल्व नजर आ रही है। तीसरी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर के बाद मुंबई में शिंदे गुट की पहली शिवसेना शाखा का उद्घाटन हुआ। खास बात यह है कि इस शाखा में बालासाहब ठाकरे के साथ आनंद दिघे की तस्वीर है, लेकिन यहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें गायब है। साथ ही मुंबई के दादर में ठीक शिवसेना भवन के पास शिंदे गुट अपना अगला शिवसेना भवन तैयार करवा रहा है। मतलब साफ है, शिंदे गुट ने शिवसेना को काफी हद तक खोखला कर दिया और अब बीएमसी कब्जाने की पूरी तैयारी है। एक तरफ नए शिवसेना भवन की खबरें सामने आ रही है, जल्दी ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ नए शिवसेना शाखा का उद्घाटन। उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, ये सारी तैयारी शिंदे गुट की तरफ से हो रही है कि बीएमसी चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे को पटकनी दी जाए। बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हार जाती है तो आप ये मान लीजिए कि ये इतना बड़ा झटका होगा कि फिर उद्धव ठाकरे को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो ना के बराबर हो जाएगा, उनकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जो राज ठाकरे की है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुंबई के अंदर शिवसेना अभी भी, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अभी भी इंटैक्ट है। वो ज्यादातर समर्थन जो उद्धव ठाकरे को मिल रहा है वो मुंबई में ही शिवसेना के लीडर्स और कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को मुंबई के बाहर तो पटकनी दे दी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी चुनौती मुंबई में पैर जमाने की है। और बीएमसी चुनाव के लिए एक तरफ बीजेपी ताल ठोक रही है। पिछली बार जो बीएमसी के चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना और बीजेपी लगभग बराबर थी। अब एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो क्या नज़ारा होता है ये इलेक्शन के समय ही पता चलेगा। आज की चौथी खबर आजादी झूठी है कहने वाले वामपंथी दलों से जुड़ी। भारत की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश के सभी वर्ग और दल समूह के लोग इस अभियान से जुड़कर स्वतंत्रता समारोह को मना रहे हैं। जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है, पर वही वामपंथी दलों ने तिरंगा उत्सव से दूरी बना रखी है। वामपंथी दल इस समारोह के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह हर घर तिरंगा अभियान को लेकर, पर वामपंथी दलों ने क्यों दूरी बनाई है? देखिए, वामपंथी कभी हिंदुस्तान को एक मुल्क मानते ही नहीं है। उनकी पूरी विचारधारा ही इंडिया इज ए नेशन ऑफ नेशनैलिटीज, कई सारे देशों को मिला करके बनाए। इसलिए देखिए उनके नारे क्या होते हैं। हमें चाहिए आज़ादी, बंगाल मांगे आज़ादी, बिहार मांगे आज़ादी, तमिलनाडु मांगे आज़ादी, उड़ीसा मांगे आज़ादी, असम मांगे आज़ादी। ये इनके नारे हैं। ये भारत की आज़ादी पे वो अमृत महोत्सव क्यों मनाएंगे?
जब 1962 में चीन ने हमला हिंदुस्तान पे किया था, ये मिठाइयाँ बांट रहे थे कि भाई अब तो लिबरेशन होने वाला है। ये कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के दलाल हैं। इनको इनकी पार्टियों का तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। ये खामखा ये लुटियन गैंग और मीडिया और संस्थानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इनका कब्जा करवा दिया, इस वजह से ये हिंदुस्तान में किसी दूसरे देश में होते, उठा के उनको फेंक दिया गया होता। डेमोक्रेसी के नाम पे ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिखने वाला कौन? तो ये वामपंथी थे, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़्यादा अकल थी। पाकिस्तान वो बनाए और सबसे पहला काम किया कि वामपंथियों को जेल में डाल दिया। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी खत्म। अब ये लोग भारत की आज़ादी नहीं मनाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी कोई स्पेशल ओकेजन आता है, यही सीताराम येचुरी, यही प्रकाश करात, ये बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना काल के दौरान वो उसमें शरीक होते हैं, उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, भाषण देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान में चीन की नीतियों को हम लागू कर रहे हैं। ये सब फ्रॉड हैं, वो भी थर्ड ग्रेड के फ्रॉड्स। ये हिंदुस्तान के खिलाफ ही हमेशा इन लोगों ने काम किया है, तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। मूर्खता तो हिंदुस्तान के लोगों की है जो इनको अभी भी भारतीय मानते हैं। आज की आखिरी खबर आजादी के दिन पाकिस्तान की फजीहत से जुड़ी। पाकिस्तान में देश की आजादी के दिन लोग भारी विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि उन्हें पाकिस्तान से आजाद किया जाए। मुजफ्फराबाद में लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस कर्मियों को संभालने से भी पुलिस नाकाम रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर चुके हैं। आजादी के दिन पाकिस्तान से ये कैसी तस्वीर? देखिए, 14 अगस्त को पाकिस्तानी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह बात और है कि दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री है जो 14 तारीख को ही झंडा फहराने का कार्यक्रम करता है। खैर, दिक्कत क्या है? मुजफ्फराबाद जो है वो दरअसल पीओके का हिस्सा है और जिस हिसाब से वहाँ पे जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पीओके है, वहाँ के लोगों को अब ये बात समझ में आने लग गई है कि जिस हिसाब से आर्टिकल 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर के इस हिस्से में जो विकास हो रहा है, जिस तरह से सहूलियत दी जा रही है, जिस तरह से मेडिकल सेवाएं हो, घर हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, उनको लगता है कि इस पाकिस्तान के झांसे में आकर इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसलिए इन लोगों ने वो दिन ही चुना कि इन्हें भी चाहिए अब आज़ादी। ये आज़ादी के नारे अब उधर लगने लग गए हैं। वैसे पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, ये ज़्यादा दिन तक एक मुल्क बनकर नहीं रह सकेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।